हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी डिमांड कर रहे थे कि चैप्टर 5 को भी अपलोड कर दिया जाए, तो इसी क्रम में आज हम लोग ईटीपी के चैप्टर 5 को देखने वाले हैं। चैप्टर काफ़ी छोटा है लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग आपको 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, और भी लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट का एक वीडियो बनने वाला है इस चैप्टर पर। काफ़ी छोटा चैप्टर है लेकिन ये चैप्टर आपको काफ़ी अधिक मार्क्स दिला सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए मेरे साथ और अच्छे से समझिए एक एक पॉइंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 5 जो है वो है उपक्रम का चुनाव या सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइज। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले कहा कि इस चैप्टर से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इजी भी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, समझिए अच्छी तरह से। कॉपी और पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं आपको बताऊं कि ये बिंदु महत्वपूर्ण है, उन बिंदुओं को आप अपने कॉपी पर उतारिए। देखिए, उपक्रम का चुनाव, प्रारंभिक क्रियाएं। ठीक है, पिछले अध्याय में हमने देखा कि साहसी अथवा उद्यमी कैसे अपनी पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप अवसर की खोज, परीक्षण, व्यवहारिकता की जांच परख करके इस स्तर पर पहुंचता है कि उसे किस उत्पाद या सेवा का व्यापार करना है। अब उसके सामने समस्या होती है कि वह उत्पाद के व्यापार के लिए किस प्रकार का उपक्रम होना चाहिए तथा उस उपक्रम का स्वरूप कैसा हो। ठीक है, तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि एक उद्यमी अपने पर्यावरण आवश्यकताओं के अनुरूप एक अवसर का चुनाव करता है, और उसके बाद हमने देखा कि एक उद्यमी अपनी आवश्यकता के अनुरूप, मार्केट की डिमांड के अनुसार किसी एक उत्पाद का या सेवा का चुनाव करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग उसके बाद देखने वाले हैं कि जो उद्यमी एक उत्पाद या सेवा का उत्पादन करने वाला है तो उसके लिए वह व्यापार के किस स्वरूप को अपनाए। ठीक है, देखिए, उपकरणों का चुनाव उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, साहसी की स्वयं की योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य और संसाधन आदि बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो एक उद्यमी उपक्रम का कैसा स्वरूप चुने, ये किन बातों पर निर्भर करता है। पहला है उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, साहसी की स्वयं की योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य और साहसी के पास का संसाधन। ठीक है, तो इन बातों पर ही एक उपक्रम के स्वरूप का चुनाव निर्भर करता है, और इसी आधार पर एक उद्यमी या साहसी अपने उपक्रम के स्वरूप का चुनाव करता है। देखिए, उपक्रम के स्वरूप से यहाँ पर आशय है कि आप कैसा उपक्रम चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कई विकल्प हैं। एकाकी व्यापार, ठीक है, सोल ट्रेडिंग, संयुक्त हिंदू परिवार, जॉइंट हिंदू फैमिली, या फिर साझेदारी, पार्टनरशिप, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, या फिर सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो ये जो बिजनेस के या व्यापार का स्वरूप है, इन्हीं में से किसी एक स्वरूप को उद्यमी को चुनना पड़ता है। और किस आधार पर चुनता है, वो उद्यमी अपनी योग्यता, क्षमता, साहस और संसाधन के आधार पर चुनता है। ठीक है, देखिए, यदि उपक्रम की प्रकृति बैंकिंग या बीमा से संबंधित है तो एकाकी व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार तथा साझेदारी फर्म के रूप में नहीं चलाई जा सकती। उपक्रम का संगठन साहसिक अधिकार एवं दायित्व पर निर्भर करता है। यह काम काफ़ी सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि एक बार एक संगठन को चुन लेने के बाद इसमें हेरबदल करना मुश्किल। ठीक है, तो मतलब इसमें यही कहा गया कि एक जो उद्यमी है वो अपना जो उपक्रम को स्वरूप चुनता है, उसको चुनने में उसे काफ़ी सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि एक बार स्वरूप चुन लेने के बाद उसे बदलना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ठीक है, देखिए, टूलकिट में कहा गया है कि उपक्रम का चुनाव उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, साहसी की स्वयं की योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य और संसाधन आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि उपक्रम का चुनाव कोई मनगढ़ंत विचार नहीं होता, वरन यह एक सुनियोजित योजना की तरह होना चाहिए। ठीक है, तो आप उपक्रम का अगर चुनाव करेंगे तो इसके लिए आपके पास एक सुनियोजित योजना होनी चाहिए, या आप आनन फानन में कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है आगे चल के आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। तो चलिए आइए देखते हैं उपक्रम का चुनाव। ठीक है, उपक्रम के चुनाव में ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, तो एक उपक्रम का चुनाव करने से पहले उद्यमी को इन बातों पर, अग्रलिखित बातों पर ध्यान देना होगा।
एक साहसी को जल्दबाजी में किसी उपक्रम का चुनाव नहीं करना चाहिए, बल्कि अग्रलिखित बातों का अध्ययन करके ही कोई उचित निर्णय लेना चाहिए। देखिए पहला क्या है, पहला बिंदु आपका दिया गया है स्थापना में आसानी, इजी फॉर्मेशन। ठीक है, यदि कोई व्यापार या उपक्रम जल्द और आसानी से स्थापित करना हो, ठीक है, यदि कोई उपक्रम आपको जल्दी या आसानी से स्थापित करना हो तो एकाकी व्यापार ठीक रहता है। साझेदारी फर्म स्थापित करने के लिए समान मानसिक विचारधारा वाले अन्य साझेदारों को लेना पड़ता है। सहकारी समिति या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी स्थापित करने के लिए अनेक वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करते हुए इसका पंजीकरण कराना पड़ता है। अतः साहसी को सोच विचार कर किसी एक का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि सभी स्वरूपों के अपने अपने गुण दोष होते हैं। ठीक है, देखिए तो इस बिंदु में मुख्यतः यही कहा गया कि आप अगर जिस व्यवसाय या उपक्रम को लगाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, अगर आपको जल्दी से स्थापित करना है, ठीक है, तुरंत स्थापित करना है, तो उसके लिए आप एकाकी व्यापार का चुनाव कीजिए। क्योंकि अगर आप साझेदारी का चुनाव करते हैं तो आपको आपके समान ही मानसिकता विचारधारा वाले साझेदारों को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, उनकी सहमति आवश्यक है। और इसके अलावा अगर आप सहकारी समिति या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी आदि स्थापित करना चाहें तो इसके लिए आपको बहुत सारे वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है, उसके बाद पंजीकरण आदि कार्य कराने पड़ते हैं। तो आगे यदि आपको जल्दी से कोई उपक्रम स्थापित करना हो तो इसके लिए आप एकाकी व्यापार को स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, अपना सकते हैं। देखिए उपक्रम को चुनाव करते समय ध्यान देने एक बात, ये जो पॉइंट दिए गए हैं यही पॉइंट को अभी हम लोग एक एक करके डील करके देख रहे हैं। देखिए दूसरा क्या है, व्यवसायिक क्रिया का प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। साहसी को अपने व्यवसाय क्रिया के अनुरूप ही उपक्रम का चुनाव करना चाहिए। यदि व्यापार छोटे स्तर का है या व्यक्तिगत सेवा जैसे कि एक नाई, दर्जी, जोहरी आदि से संबंधित हो तो एकाकी व्यापार का चुनाव किया जाना चाहिए। परंतु यदि व्यापार बड़े पैमाने या निर्माण आदि से जुड़ा है तो साझेदारी या कंपनी उपक्रम ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो आपका व्यवसायिक क्रिया है वो किस प्रकार का, ठीक है, यदि आपका व्यवसाय क्रिया का व्यापार जो है वो छोटे स्तर का है, ठीक है, यदि आपका व्यापार छोटे स्तर का है तो इसके लिए आप अकेले उस पर मतलब काम कर सकते हैं। तो इसके जैसे कि नाई वगैरह, जोहरी, दर्जी, तो इसके लिए आप एकाकी व्यापार का स्वरूप अपना सकते हैं। परंतु यदि आपका व्यापार का जो क्षेत्र है वो बड़ा है, विस्तार है, तो इसके लिए आपको साझेदारी या कंपनी वाला स्वरूप चुनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर निर्भर है कि आपका व्यवसाय छोटे प्रकार का है या फिर विस्तृत प्रकार का है, बड़े प्रकार का है। ठीक है, उस अनुरूप आप व्यवसाय के प्रारूप का चुनाव कर सकते हैं। देखिए तीसरा बिंदु है प्रत्यक्ष नियंत्रण, डायरेक्ट कंट्रोल। यदि साहसी अपने व्यापार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखना चाहता है, अर्थात दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता है, तो उसे एकाकी व्यापार या निजी कंपनी वाले उपक्रम का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, तो इस बिंदु में क्या कहा गया कि यदि आप जो चाहते हैं अपने व्यापार में गोपनीयता बनाए, प्रत्यक्ष नियंत्रण चाहते हैं, ठीक है, क्या चाहते हैं आप, प्रत्यक्ष नियंत्रण चाहते हैं, मतलब आप अपने बिजनेस को खुद ही कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अगर अपने बिजनेस को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी और का हस्तक्षेप आपको पसंद नहीं है, तो इसके लिए आप एकाकी व्यापार स्थापित कीजिए या फिर आप निजी कंपनी वाली उपक्रम का भी चुनाव कर सकते हैं, जिसमें केवल और केवल आपका ही प्रत्यक्ष नियंत्रण होगा। ठीक है, तो ये आप पर निर्भर है कि आप कैसा उपक्रम चाहते हैं, प्रत्यक्ष नियंत्रण वाला चाहते हैं या फिर किसी का हस्तक्षेप चाहते हैं। ठीक है, अगर प्रत्यक्ष नियंत्रण वाला चाहते हैं तो एकाकी व्यापार का स्वरूप चुनिए या फिर निजी कंपनी वाला स्वरूप चुनिए। देखिए चौथा बिंदु है परिचालन का क्षेत्र। ठीक है, एरिया ऑफ ऑपरेशन। यदि व्यापार के परिचालन का क्षेत्र छोटा है अर्थात स्थानीय है तो एकाकी व्यापार का चुनाव उपयुक्त होगा, किंतु यदि परिचालन का क्षेत्र बड़ा है अर्थात राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तो अपना उपक्रम कंपनी के रूप में रखना चाहिए। ठीक है, तो इस बिंदु में कहा गया है कि यदि आपका व्यापार जो है एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित है, ठीक है, आपका लोकल एरिया में ही सीमित है, तो इसके लिए आप एकाकी व्यापार का स्वरूप चुनिए। किंतु यदि आपका जो व्यापार है वो आप क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है या राष्ट्रीय प्रकार का आपका व्यापार है, तो इसके लिए आपको कंपनी या साझेदारी का स्वरूप चुनना चाहिए, जो कि विस्तृत या बड़े व्यापार के लिए उपयुक्त होता है। किंतु यदि आपका व्यापार स्थानीय है, एक सीमित एरिया तक है, तो उसके लिए आप
एकाकी व्यापार का स्वरूप चुन सकते हैं। ठीक है, देखिए 5वां बिंदु है पूंजी की उपलब्धता। ठीक है, व्यवसाय के लिए जितनी पूंजी चाहिए उसके लिए साहसी यदि स्वयं सक्षम है तो उसे एकाकी व्यापार का चुनाव करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो साझेदारी उपयुक्त होगी, किंतु इससे भी अधिक पूंजी की आवश्यकता होने पर कंपनी प्रारूप वाला उपक्रम ठीक रहेगा। तो यह बिंदु आपको समझ में आ ही गया होगा कि पूंजी की उपलब्धता, यदि जो उद्यमी है, जो व्यवसायी है, आप जिस व्यवसाय को स्थापित करना चाहते हैं, अगर उस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए आपके पास पर्याप्त पूंजी है, ठीक है, पर्याप्त पैसा है, कैपिटल है, तो आप एकाकी व्यापार वाला स्वरूप चुनिए, आपको किसी और का हस्तक्षेप नहीं होगा। किंतु यदि आप सक्षम नहीं हैं, आपके पास पूंजी का अभाव है, तो आप साझेदारी वाला फॉर्म चुनिए। और यदि आपको उससे भी अधिक या फिर बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता हो तो उसके लिए आप कंपनी वाला स्वरूप चुन सकते हैं, क्योंकि एकाकी व्यापार क्या होता है कि उसमें जो उद्यमी होता है उसका केवल और केवल उसी का पूंजी लगाया जाता है। ठीक है, साझेदारी में 2 या 4-5 जन मिलके अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं, और अगर बहुत अधिक पूंजी चाहिए तो आप कंपनी वाला स्वरूप चुन सकते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आपकी क्षमता कैसी है, आप सक्षम है या नहीं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है गोपनीयता। ठीक है, कुछ व्यवसायों की प्रकृति ऐसी होती है जहां गोपनीयता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में एकाकी प्रारूप सर्वाधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि साझेदारी और कंपनी में कतई संभव नहीं होता है। यदि आप चाहते हैं कि जो आपका व्यापार हो उसमें गोपनीयता बनी रहे, ठीक है, तो गोपनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि बात केवल एक आदमी तक रहे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एकाकी व्यापार का स्वरूप चुनना चाहिए, क्योंकि एकाकी व्यापार में ही सारी बातें, सारी जानकारी केवल आप तक रहेगी। यदि आप साझेदारी वाला स्वरूप चुनते हैं या फिर कंपनी वाला स्वरूप चुनते हैं तो साझेदारों को या फिर शेयर होल्डर्स को आपको इसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। तो अगर आप अपने बिजनेस में उपक्रम में गोपनीयता बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके लिए उपयुक्त होगा कि आप एकाकी व्यापार का प्रारूप चुनें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अस्थायित्व एवं निरंतरता। एकाकी प्रारूप वाले उपक्रम का जीवन दौर साहसी के जीवन से बंधी होती है। यह तभी तक चलती है जब तक साहसी जीवित रहेगा या फिर चाहेगा। ठीक है, साझेदारी का जीवन काल भी अस्थिर होता है, अतः यदि व्यवसाय में अस्थायित्व लाना है और इसे निरंतर चलाते रहने के उद्देश्य तो कंपनी स्वरूप का चुनाव होना चाहिए। तो इस बिंदु में यही कहा गया कि जो आपका व्यापार है उसमें अगर आप अस्थायित्व बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है, अस्थायित्व मतलब आपका बिजनेस कितना दिन तक चलेगा, ठीक है, कितने सालों तक चलेगा। तो एकाकी व्यापार में क्या होता है कि जब तक उद्यमी या व्यवसाय चाहता है तब तक व्यापार चलता है, या फिर जब तक वो जीवित रहता है तब तक व्यापार चलता है। साझेदारी भी कुछ ऐसी है, जब तक साझेदार चाहते हैं कि व्यवसाय चले तब तक चलता है, या फिर साझेदारी की जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक व्यापार चलता है। किंतु अगर आप अपने बिजनेस में क्या चाहते हैं, अस्थायित्व चाहते हैं, तो इसके लिए आपके लिए उपयुक्त क्या होगा, कंपनी वाला प्रारूप चुनें। ठीक है, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लोगों की पूंजी लगी होती है, तो किसी एक व्यक्ति के मृत्यु से या फिर किसी एक व्यक्ति के नहीं रहने से कंपनी बंद होने वाली नहीं है, जबकि एकाकी व्यापार और साझेदारी फर्म में इसका असर पड़ता है। ठीक है, एकाकी व्यापार में तो वो उद्यमी जो है, व्यवसाय जो स्वयं का है उसी पर निर्भर है, जब तक वो चाहे तब तक चलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अपने बिजनेस या व्यवसाय में अस्थायित्व चाहते हैं तो उसके लिए आप कंपनी वाला प्रारूप चुन सकते हैं, या फिर जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सरकारी नियमन। देखिए प्राय प्रत्येक उद्योग व्यापार को स्थानीय और सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। सरकारी नियमन कुछ तो व्यवसाय के आकार के अनुसार लागू होते हैं, तो कुछ स्वामित्व के आधार पर। उदाहरणतः एकाकी व्यापार और साझेदारी चूँकि छोटे आकार वाले उपक्रम के लिए होते हैं, इसके चलते इन पर सरकारी नियंत्रण की मात्राएं कुछ कम होती है, जबकि कंपनी प्रारूप वाले उपक्रम बड़े पैमाने के होने के कारण अत्यधिक कानूनी अड़चनों से बंधे होते हैं। इनका प्रत्येक कार्यकलाप अपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार चलता है। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नियमों, गवर्नमेंट रेगुलेशंस का ज़्यादा पालन ना करना पड़े, तो इसके लिए आपको एकाकी व्यापार या फिर साझेदारी का स्वरूप चुनना चाहिए। किंतु यदि आप कंपनी या फिर संयुक्त पूंजी वाली कंपनी आदि प्रारूप का चुनाव करते हैं तो इसके लिए जाहिर है कि आपको सरकारी रेगुलेशंस, नियमों का पालन करना पड़ेगा, उन्हीं के नियम कानून के अनुरूप चलना पड़ेगा।
तो ये आप पर निर्भर है कि आप कैसा व्यवसाय चाहते हैं। अगर आप एकाकी स्वरूप या साझेदारी वाला स्वरूप चुनते हैं तो आपको कंपनी के मुकाबले कम अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है या फिर बहुत ना के बराबर अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। किंतु यदि आप कंपनी का स्वरूप चुनते हैं तो आपको प्रत्येक सरकारी नियमन का पालन करना होगा, सरकारी रेगुलेशन का फॉलो करना होगा। ठीक है, तो इस तरह उपयुक्त घटकों को ध्यान में रखकर ही साहसी अथवा उद्यमी अपने लिए उपक्रम का चुनाव करना चाहिए। प्रत्येक घटक की तुलना अपनी स्थिति, क्षमता, उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, बाजार आदि के आधार पर करते हुए किसी ऐसे उपक्रम का चुनाव करना चाहिए जिससे उद्यमी साहसी के स्वयं और उपकरण का भविष्य उज्ज्वल। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक साहसी को अपने उपक्रम का प्रारूप चुनना चाहिए, अर्थात वो एकाकी व्यापार चुने, साझेदारी चुने, कंपनी चुने या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी चुने। तो इन बिंदुओं को ध्यान रखकर ही उसे अपने व्यवसाय के स्वरूप का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, तो यह चैप्टर इतनी है, लेकिन छोटा होने के बावजूद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट लेकर इन बिंदुओं को लिखें, इन्हें डील करें और आप हो सके तो 2 बार वीडियो देख लीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, भले ही छोटा है, ये आपको एक बार दिमाग में बैठ जाए तो फिर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के और अधिक वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए वीडियो पे अगर लाइक आती है तो मुझे भी लगता है कि लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो इससे एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है वीडियोस और बनाने के लिए। तो कोशिश कीजिए जहाँ तक आप संभव हो। और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 को देखेंगे, जो कि और भी इससे भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।